आज जिस एक्सपेरिमेंट को हम लोग टेकअप करेंगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं ऑफकोर्स, करंट, मतलब लाइट से निकला हुआ करंट। ठीक है, अब ये खोज एक्चुअली हुई कहाँ से और किसने की, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली हर्ट्ज ने किया था, लेकिन हर्ट्ज को उसमें कुछ बहुत बेसिक समझ में नहीं आया, तो हर्ट्ज का एक्सप्लेनेशन किया आइंस्टीन ने। और किस बेसिस पे किया? प्लैंक्स ने जिन पोस्टुलेट्स को उठाया था उसी पोस्टुलेट को लेते हुए आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया, डिस्क्राइब किया। ठीक है, इतना समझ गया। अब देखो, अब इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था एक्चुअली, इसमें एक मेटल सरफेस ली गई थी, जिस मेटल सरफेस पे हम क्या करते थे, लाइट को इम्पार्ट कराते थे मतलब स्ट्राइक कराते थे। और उसकी वजह से क्या होता था, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे जिनको हम लोग क्या बोलते थे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते थे। तो नाम से क्लियर है कि लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसकी डिफिनीशन अगर हम लोग बोले तो इट इज फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost surface when light of suitable frequency, ध्यान से सुनिएगा, suitable frequency strikes over the metal surface। ठीक है, तो याद रखिएगा डिफिनीशन मैं फिर से बोलता हूँ, फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सरफेस ऑफ एनी मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ओवर द मेटल सरफेस। ठीक है, अब समझिए कि अब ऐसा हो कैसे रहा है और किन किन कंडीशन में होगा और किन किन कंडीशंस में नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि किन कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और किन कंडीशंस में नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, और यही क्या होते हैं, करंट कैरियर होते हैं। अब समझिए इस चीज को, सपोज करिए मैं आपको 3 मेटल्स की सरफेस देता हूं, मैं आपको 2 आयरन की सरफेस देता हूं और 1 सीजियम की सरफेस देता हूं। आपको मैंने आयरन दिया और मैंने सीजियम दिया। ठीक है, और 3 तरह से मैं लाइट को इस पर इम्पार्ट करता हूँ। पहले सरफेस पे मैं आयरन की सरफेस पे नॉर्मल लाइट डालता हूँ। कौन सी लाइट डालता हूँ बेटा? नॉर्मल लाइट। दूसरी बार आयरन की सरफेस पे मैं यूवी लाइट डालता हूँ और तीसरी बार सीजियम की सरफेस पे मैं नॉर्मल लाइट डालता हूँ। अब देखिए, तीनों के बीच में डिफरेंस आपको क्या दिखेगा। जब हम आयरन पे नॉर्मल लाइट डालेंगे हमको किसी तरह का कोई करंट नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसी आयरन पे जब हम यूवी लाइट डालते हैं तो हमको यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन यहाँ पे निकलेगा। देखिए, सेम मेटल है लेकिन अलग अलग लाइट्स के प्रेजेंस में ये अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है उसका रीजन समझिए। यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल लाइट। तो सिंपल सी बात है कि जो फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था E = h/, उसके अकॉर्डिंग अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा एनर्जी से लाइट आयरन की सरफेस को स्ट्राइक कर रही है। तो एक बात बताइए, जैसे बचपन में बहुत सारे लोग बिलियर्ड्स खेले होंगे, कंचे खेले होंगे, अगर आप गोटी को या कैरम की गोटी को बहुत तेजी से मारिए, जितनी तेजी से आप स्ट्राइक करेंगे उतनी ही तेजी से वो गोटी वहां से अपनी जगह से हिलेगी। सेम फिनोमेनन यहाँ पे भी है, जितनी एनर्जी से आप स्ट्राइक करेंगे उतनी ही एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आयरन की आउटर मोस्ट सरफेस को छोड़ के कहाँ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम सीजियम की बात करते हैं। सीजियम चूंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ये बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो अगर सीजियम की सरफेस पे नॉर्मल लाइट भी स्ट्राइक करती है
तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ईजिली क्या कर देगा, लूज कर देगा। यानी यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमको यूवी लाइट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है ये हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर में समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि सीजियम की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या है, ईजी है। ठीक है, तो इतना समझते हुए अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या था। चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं और एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके लिए हर्ट्ज ने क्या किया था, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ली थी और इवैक्यूएटेड ट्यूब लेने के बाद इसमें उन्होंने यहाँ पे क्वार्ट्ज की एक इनलेट बना दी थी। क्वार्ट्ज क्यों बनाया था वो मैं आपको भी समझाता हूँ। यहाँ पे उन्होंने जो शीशा लगाया, जो सब्सटेंस लगाया, वो क्या था, वो क्वार्ट्ज था, वो नॉर्मल शीशा नहीं था। और यहाँ पे उन्होंने कोई कैथोडिक मेटल लगा दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड। और ये मोस्टली मेटल का बना होता है जिसमें पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जैसा कोई भी मेटल हो सकता है। और यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा दिया। ये डिटेक्टर किसकी तरह बिहेव करता था, एनोड की तरह बिहेव करता था। डिटेक्टर किसकी तरह बिहेव करता था, एनोड की तरह बिहेव करता था। और एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू ये आपस में जुड़े होते थे। यहाँ पे एक एमीटर लगा देते थे, ये एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू आपस में जुड़े रहते थे। अब यहाँ पे क्वार्ट्ज लगाने के पीछे रीजन क्या था, उसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए लाइट जब एंटर करेगी इसके ऊपर hν, ठीक है, अगर यहाँ पे ग्लास होगा, अगर हम यहाँ पे ये जो पट्टी है ये ग्लास की लगाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि डिफ्रैक्शन होने के चांसेस हैं, लेकिन क्वार्ट्ज में किसी तरह का कोई डिफ्रैक्शन नहीं होता है। इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जेईई मेंस में पूछा भी क्वेश्चन है, नीट के पेपर में पूछ चुका है। याद रखिएगा कि अगर क्वार्ट्ज यहाँ पे यूज कर रहा है तो क्वार्ट्ज इसलिए यूज कर रहा है ताकि वो डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस ना करे, जो कि हमको नॉर्मल ग्लास की पट्टी में मिल सकता था। ठीक है, बाकी ये ट्यूब क्या है, पूरी तरीके से इवैक्यूएटेड है। हालांकि पूरी तरह से इवैक्यूएशन तो किसी का भी नहीं हो सकता, लेकिन इवैक्यूएटेड का मतलब काफी हद तक इसमें अंदर से गैसेस निकाल दी गई हैं, तो ये ट्यूब क्या है, इवैक्यूएटेड है। अब देखिए क्या होता है, अगर सपोज करें यहाँ पे रुबिडियम या सीजियम जैसा कोई भी मेटल लगा हुआ है और लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करती है, तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रेवल करना शुरू करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये अपना ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। ट्रेवल करते करते ये कहाँ पहुंचेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये पहुंचेंगे एनोड तक। ठीक है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो हाफ mv² जैसी किसी न किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा। सिंपल सी बात है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो क्या उस काइनेटिक एनर्जी को हम करंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो यहीं से पता चलता है ये जो काइनेटिक एनर्जी एनोड पे पहुंच के आउटर सर्किट को कंप्लीट करती है और इसमें करंट का फ्लो होना शुरू होता है, जिसमें एमीटर में रीडिंग आना शुरू होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। इसको ड्रॉ कर लीजिए, अगर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो hν यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, इस hν के पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। कौन सी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझिए कि ये जो hν यहाँ पे होती है उसके पास एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाएगी, अदरवाइज इसको निकाल नहीं पाएगी। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि जो हम करंट यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके थ्रू हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट कर रहा है उसके थ्रू करंट का प्रोडक्शन हो सकता है। तो अगर हमको काइनेटिक एनर्जी पता है तो हम अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस निकाल सकते हैं, और अगर हमको करंट पता है तो हम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और इस तरीके से हमको ये पता चलता है कि जो लाइट आ रही है hν वो किस फ्रीक्वेंसी से आ रही है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो किस एनर्जी से जा रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी से जा रहे हैं। अगर उन दोनों की फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस मिलता है तो वही फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। इसके बारे में डिटेल में इसके ऑब्जर्वेशन में डिस्कस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करते हैं, ऑब्जर्वेशंस के बारे में समझते हैं। जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन प्लैंक को मिला, हर्ट्ज को मिला, वो ये मिला कि देयर इज नो टाइम लैग, there is no
टाइम लैग बिटवीन, लैग मतलब डिफरेंस, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ejected and strike of light, striking of light। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी लाइट मेटल के सरफेस पे इम्पार्ट हो रही है, टकरा रही है, तो जैसे ही वो टकराएगी वैसे ही वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होगा, किसी तरह का कोई टाइम लैग नहीं होगा। मतलब ये रिस्पॉन्स इतना फास्ट है कि लाइट अगर आके टकराती है तुरंत वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा। ठीक है। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन उनको मिला वो ये मिला कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो कभी भी इस बात पे डिपेंड नहीं करते थे कि आप कितना ज्यादा उसको इंटेंसिटी ऑफ लाइट दे रहे हैं। वो तब उस बात पे डिपेंड करेगा जब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर लेगा। अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे है, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे, जिस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पे इलेक्ट्रॉन को निकलना है, अगर उससे एनर्जी कम है तो याद रखिएगा चाहे आप कितनी भी इंटेंस लाइट दे दो, कितनी भी देर तक लाइट दे दो, वहां से किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो उसका ग्राफ जो हर्ट्ज को मिला वो कुछ इस तरीके से मिला कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस, अगर हम फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाएं तो यहां से यहां तक हम खींच देते हैं म्यू नॉट। म्यू नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको जो कर्व मिला हर्ट्ज को वो कुछ इस तरीके से मिला। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो रहे हैं। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले की हम बात करें तो यहां पे किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर रहे हैं तो लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे इलेक्ट्रॉन्स क्या निकल रहे हैं, कम निकल रहे हैं, और हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकल रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि इंटेंसिटी से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। जो भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो किससे है, वो फ्रीक्वेंसी से है। अगर फ्रीक्वेंसी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट नहीं होंगे। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन था हर्ट्ज का वो ये था कि एवरी एलिमेंट और मेटल हैज सम definite amount of threshold frequency। हर मेटल के पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है विच कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर मेटल्स, विच कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर मेटल्स। वो अदर मेटल से क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट करिए बेटा, इन पॉइंट्स को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं समझने के लिए। अगर आप भूल गए तो इसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हर्ट्ज का कहना क्या था कि अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है या मेटल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है तो उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर किसकी होगी, वो बराबर होगी म्यू माइनस म्यू नॉट के। म्यू क्या है, म्यू वो फ्रीक्वेंसी है जो आपने दे रखी है, गिवन है, और म्यू नॉट क्या है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। आई थिंक अब आपको काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि अगर किसी मेटल की सरफेस से, सपोज करिए ये मेटल की सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, आपने यहाँ पे लाइट को गिराया और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हुए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल से बंधे हुए हैं इसकी कुछ बाइंडिंग फोर्स होगी, कुछ न कुछ बाइंडिंग फोर्स होगी। उस बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं एच न्यू, तो हम एनर्जी को न्यू के टर्म्स में बताते हैं। तो अगर ई नॉट बाइंडिंग एनर्जी है तो म्यू नॉट क्या हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। हम एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी ओवरकम करने में जा रही है फ्रीक्वेंसी, अगर उस फ्रीक्वेंसी को हम निकाल दें टोटल गिवन फ्रीक्वेंसी में से, तो जो एनर्जी बचेगी
क्या वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगी? ये हर्ट्ज का तीसरा ऑब्जर्वेशन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। आप इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को नोट करिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एक नोट डाउन करने वाली चीज है कि अगर वेव थ्योरी पूरी तरीके से सही होती तो हमको ये इंटेंसिटी वाला चक्कर नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, हम अगर वेव थ्योरी की बात करें तो जो एनर्जी ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ किस पे? इंटेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करती है बेटा? इंटेंसिटी पे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट क्रॉस नहीं हो रही है तो इंटेंसिटी चाहे कुछ भी हो, यहाँ से किसी भी तरह का कोई फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा। दैट मीन्स वेव थ्योरी पूरी तरीके से सही नहीं थी। अब इसको टेकअप किसने किया? इस हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को टेकअप किया आइंस्टीन ने, और जो उन्होंने H का फॉर्मूला निकाला, ये बात बहुत गौर करने लायक है कि जो आइंस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट से H का फॉर्मूला निकाला, H फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू H फॉर ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी दोनों जगह H की वैल्यू क्या आ रही थी? सेम आ रही थी। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं इसके पहले कि ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक पार्टिकल नेचर का एग्जांपल था, एक पार्टिकल नेचर का एक्सपेरिमेंट था, और अगर H की वैल्यू दोनों जगह सेम आ रही है दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है वो भी क्या है? पार्टिकल नेचर का ही एग्जाम्पल है, पार्टिकल नेचर का ही एक्सपेरिमेंट है। इस तरीके से आइंस्टीन ने प्रूव किया कि लाइट सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर को फॉलो नहीं करती है, उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है, जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के बारे में। अभी फिलहाल के लिए हम इसको यहीं तक समझते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और एक्सपेरिमेंट हैं जिनको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए अगर उनको हम लोग देखें, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाते हैं, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाते हैं तो ये जो कर्व हमको मिलेगा ये एक स्पेसिफिक म्यू नॉट के बाद मिलना शुरू होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो करेगी, लेकिन वो कब इंक्रीज करेगी? जब फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट को क्या कर जाएगी? क्रॉस कर जाएगी। और ये कुछ कर्व इस तरीके से मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, इसको याद से समझ के अपनी कॉपी पे बना लीजिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आपसे कहीं पे भी किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकता है। तो इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी, इज करस्पॉन्डिंगली इंक्रीजिंग विद फ्रीक्वेंसी, बट ओनली आफ्टर अचीविंग व्हाट? म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है बेटा? म्यू नॉट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई थिंक अब आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी का कर्व बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाया था, उसी तरह से अगर हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का कर्व बनाते हैं और इसमें फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे रखते हैं, कहाँ रखते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे रखते हैं, तो जानते हैं हमको कर्व कैसा मिलेगा? हमको कर्व कुछ इस तरीके का मिलेगा। मजेदार बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे वेव पार्टिकल ड्युअलिटी वाली अभी मैंने बात की थी, उसी तरह ये भी बात है कि देखिए इंटेंसिटी हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, इधर से इधर जाने का मतलब क्या है? इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। काइनेटिक एनर्जी जितनी थी उतनी ही रह गई। अगर इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं भी निकला है, तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से जा रहा था उसी स्पीड से जा रहा है। अगर नहीं निकला तो नहीं निकलेगा, और अगर निकला है तो जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही रहेगी, चाहे आप इंटेंसिटी कुछ भी बढ़ा लीजिए, कितनी भी बढ़ा लीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी की जगह हम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रखते तो ये कर्व हमको क्या मिलता? लीनियर मिलता। क्योंकि याद रखिएगा कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अचीव करने के बाद। ये दोनों कर्व आप अपनी कॉपी पे बना लीजिए। ठीक है, तो यहां से जो रिलेशनशिप हमको मिलता है वो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या हम सिंपली बोल सकते हैं सिंपल भाषा में ब्राइटनेस ऑफ लाइट। क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको इतनी चीजें समझ में आ गई।
अब हम जो समझने की कोशिश करेंगे, हम आइंस्टीन के इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमें प्रोवाइड किया था। क्या प्रोवाइड किया था इसको समझते हैं। अगर हम एच न्यू नॉट को, क्योंकि न्यू नॉट हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो एच न्यू नॉट क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। तो इस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं वर्क फंक्शन। क्या नाम देते हैं बेटा, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी से थोड़ा सा डिफरेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मिनिमम एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करनी है किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी सरफेस से इजेक्ट कराने के लिए, उसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में इसको समझने की कोशिश करें तो ये इक्वेशन आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये रिलेशनशिप बनेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर इस रिलेशनशिप से हम एक चीज को नोटिस करें तो हमको ये मिलेगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, या हम सिंपली काइनेटिक एनर्जी भी डाल सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो क्या इस इक्वेशन को हम ऐसे नहीं लिख सकते, सिंस अगर हम ये इक्वेशन यूज करें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू 1/λ माइनस 1/λ नॉट। बोलिए ये इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है बनेगा। तो इस इक्वेशन को भी आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कर डालिए इसको बेटा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज कि जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, अगर एच न्यू के टर्म्स में बात करें, जैसे एक और इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं। अगर एच न्यू के टर्म्स में बात हम करें तो एच न्यू इज इक्वल टू, हम कैसे बोल सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू व्हाट, सोच के बताइए मुझे। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सी बात है, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी या एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये था पूरा फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट जिसको आपको पढ़ना था, समझना था। इसको इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। प्लैंक इसको समझाने में क्या थे, पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए थे, इसलिए आइंस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट को टेकअप किया और प्लैंक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, प्लैंक्स के क्वांटाइजेशन फिनोमिनन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको प्रूव किया। एच की वैल्यू वही निकाली 6.634 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, जो कि ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट में मिली थी। अब एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एंड फोटो वोल्टाइक एक्सपेरिमेंट। ये बहुत मेजर क्वेश्चन है आज के डेट में और बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं, दोनों को सेम समझते हैं। तो याद रखिएगा डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो वो सीधे एयर में जाएंगे या ओपन कंडीशन में जाएंगे, फ्री कंडीशन में जाएंगे, उनको कोई टेकअप नहीं कर रहा है। लेकिन यही काम जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और उसको किसी दूसरे मीडियम में पास कर देते हैं, सपोज करिए हमने तार में पास कर दिया, गैस में पास कर दिया या किसी भी दूसरे मीडियम में पास कर दिया, तो उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो वोल्टाइक इफेक्ट या फोटो वोल्टाइक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो ये था हर्ट्ज का बहुत फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट। इसको पूरा डिटेल में पढ़िए, समझिए। यहाँ नहीं समझ में आएगा हम लोग टेकअप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन हम लोग मूव करेंगे बोहर थ्योरी के ऊपर।